जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज एक और वीडियो बाबा साहेब के भाषण की आपके साथ साझा कर रहा हूं। 29 अक्टूबर 1951 को पटियाला में बाबा साहेब ने भाषण दिया था। पूरा भाषण सुने। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज के वीडियो की जानकारी आपसे साझा कर दी है। बाबा साहेब ने 29 अक्टूबर 1951 को पटियाला में भाषण दिया था। अक्टूबर माह के अंत में बाबा साहेब ने पंजाब का दौरा किया, तब पटियाला में 29 अक्टूबर 1951 में उनका जोरदार स्वागत हुआ। उस वक्त पंजाब दलित फेडरेशन के प्रमुख नेता बापू साहेब राजभोज, सेठ किसनदास, श्री केसी सुलेख, श्री मिन्हा सिंह उपस्थित थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने पटियाला के अनारदाना चौक में शाम को भाषण दिया था। भाषण देते बाबा साहेब ने कहा, बहनों और भाइयों, श्री राजभोज ने आपको बता ही दिया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं संक्षेप में अपने दल की भूमिका स्पष्ट करता हूं और राजनीति के अखाड़े में उतरने के बाद किस बात का कैसे मुकाबला करना है ये बताता हूं। अस्पृश्यों पर अत्याचार करने तथा महत्वाकांक्षाओं को दबाने की प्रथा पर कांग्रेस और सवर्ण हिंदू अगर समय रहते रोक नहीं लगाते हैं तो उन प्रथाओं को खत्म करने के लिए हमें कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे। समय रहते कांग्रेस को अपनी नीति बदलनी होगी। उन्हें अस्पृश्यों को बढ़ावा देने वाली नीति अपनानी होगी। ये चुनावी दौर है, इसी में देश के सारे दल और उनके कार्यकर्ता व्यस्त हैं। बेशक चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं, कम से कम हमें आगामी चुनाव बेहद महत्वपूर्ण यानी जिंदगी और मौत का सवाल है। इसीलिए इस सवाल पर पूरी तरह सोचना और उचित हल निकालना बहुत जरूरी है। कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। पिछले 60 सालों से ये दल बना हुआ है, साथ ही आज वो सत्तारूढ़ है। 4 सालों तक इस दल ने राज चलाया है। बड़ी शान से इस पार्टी की ओर से लोगों को ये बताया जाता है कि कांग्रेस के अलावा देश और लोगों का कोई भला नहीं कर सकता, इसलिए कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए। कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आना चाहती है। गरीबों को निचोड़ खाने वाली कांग्रेस चाहती है कि लोग फिर से चुने। कांग्रेस के पास किराए के प्रचारक बहुत है। इस पार्टी के पास बहुत पैसा होने के कारण ऐसे लोग उनसे पलते भी हैं। उनके जरिए कांग्रेस लोगों पर दबाव डाल सकती है। इसलिए कांग्रेस में असल में क्या चल रहा है इसकी जानकारी जरूरी है। एक तरफा प्रचार के कारण किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अनाज और कपड़ों का सवाल कांग्रेस हल नहीं कर पाई है, हम सब जानते हैं। उल्टे ये अब बेहद मुश्किल सवाल बन गया है। शरणार्थियों की समस्या को भी सत्तारूढ़ कांग्रेस हल नहीं कर पाई है। इसलिए फिर अगर सत्ता में आए तो इन सवालों को वो कैसे हल कर पाएगी? अपना निकम्मापन उसने 4 सालों के अपने कार्यकाल में साबित कर ही दिया है। कांग्रेस ये कह सकती है कि थोड़े समय में ये समस्याएं हल नहीं हो सकती। इसके बावजूद कांग्रेस की केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों पर हुकूमत चलाने वाले हाईकमान द्वारा देश को कम से कम घुसखोरी, सांठगांठ, नैतिक हरास इन 3 महान रोगों से मुक्त करना चाहिए था। कांग्रेस अगर चाहती तो वो इन बुराइयों को समूल नष्ट कर सकती थी, लेकिन इस जहर का असर कांग्रेस सरकार के राजकाज में इतना आ चुका है कि उसे जड़ से उखाड़ना संभव नहीं। छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई एक ही थैले के चटेबटे बने गए हैं। कांग्रेसी मंत्रिमंडल से अपना कोई कामकाज करवाना हो तो घूस देनी ही पड़ेगी, वरना अर्जी खारिज की जाएगी। ये पक्का जानिए। मैं ये आरोप नहीं कर रहा, कांग्रेस के भीतर से ही ऐसे आरोप किए जाते हैं। घूसखोरी और कालाबाजारी का कुछ हिस्सा कांग्रेस का मंत्रिमंडल लेता है, ऐसा खुलेआम लोग बोलते हैं। मद्रास के मुख्यमंत्री श्री टी प्रकाशन को कांग्रेस की ऐसे ही अंदरूनी घपलों के कारण इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के सामने मद्रास के सहयोगी मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए। उसमें साफ तौर से कहा गया था कि कुछ मंत्रियों ने नियंत्रण का फायदा उठाते हुए खुद की झोली भरी है। साथ ही सरकारी पैसों का निजी काम के लिए इस्तेमाल किया गया। कुछ लोगों ने रिश्तेदारों को सरकारी काम दिए। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ हुआ। किसी समय प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष त्रिलोक सिंह और अब यूपी असेंबली में विरोधी गुट के नेता ने भी कांग्रेस के मंत्रियों पर इसी प्रकार के आरोप लगाए थे। पंजाब में 2 पूर्व प्रमुख मंत्री एक दूसरे पर घुसखोरी का और अनैतिकता का खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। असल में कांग्रेस हाईकमान को एक जांच आयोग की नियुक्ति कर इन आरोपों की सिलसिलेवार और गहराई से जांच करनी चाहिए। अपराधियों को दंडित करना चाहिए। इस प्रकार जांच किए बगैर ये नहीं कहा जा सकता कि अच्छी सरकार अस्तित्व में है, क्योंकि आरोप खुद मंत्रियों पर लगे हैं। एक अंग्रेज मंत्री के साथ घटी एक घटना का यहां जिक्र करना आवश्यक है। एक मंत्री पर घूसखोरी का आरोप था। लेबर पार्टी के प्रमुख मंत्री मी एटली ने तुरंत जांच आयोग की नियुक्ति की।
पूछताछ में पाया गया कि एक व्यापारी द्वारा मंत्री को क्रिसमस में एक विस्की की बोतल और कुछ कपड़ा दिया गया था। दोनों में लेन देन का कोई उद्देश्य नहीं था। बात बिल्कुल ही नगण्य थी। लेकिन एटली ने उस मंत्री को इस्तीफा देने पर बाध्य किया। लेकिन हमारे देश में क्या स्थितियां है देखिए। विभिन्न प्रांतों के करीब 25 मंत्रियों पर गंभीर आरोप है, लेकिन कांग्रेस हाईकमांड ने इस तरफ से जानबूझकर आंखें मूंद ली है। इतना ही नहीं, इन लोगों पर लगे आरोपों की जांच नहीं की गई और वे आरोपी चुपचाप मनमानी कर रहे हैं। और ऐसे नेताओं के हाथ में अपने देश का भविष्य है। बताइए, ऐसी कांग्रेस और उसके मंत्रियों के बारे में विश्वास कैसे निर्माण होगा, जो खुलेआम लोगों को लूट रहे हैं? ऐसे चोरों के साथ स्वाभिमानी और न्यायप्रिय पुरुष कैसे सहमत हो सकते हैं? मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस सरकार भ्रष्ट, करप्ट सरकार है। वो चोरों की सरकार है। लोगों को लगता था कि जवाहरलाल नेहरू ऐसे आचार भ्रष्ट मंत्रियों के कामकाज पर ध्यान देंगे, लेकिन अनुयायियों को उन्होंने घोर निराश किया है। उल्टे दिल्ली में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तब उन्होंने कहा कि अन्य देशों में घूसखोरी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। इससे जो पुराने प्रतिष्ठित चोर हैं, उनके लिए खुला दरवाजा मिल जाता है। जो लोग पक्के चोर बनने में आनाकानी करते रहते हैं, उन्हें भी ऐसी बातें धीरज देती है। जो लोग घूस लेकर अमीर बन रहे हैं, वे इस बात से खुश हो सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू हमारे मंत्री हैं, क्योंकि ऐसे अपराधों के लिए सजा नहीं देना, उन्हें माफ करना या उनकी ओर अंदेवी करना पंडित जी अपना धर्म मानते हैं। जिन्हें ऐसी बातें करने में शर्म नहीं महसूस होती, वे देश का कल्याण क्या करेंगे? जो लोग कांग्रेस को वोट देंगे, वे इसी बात के लिए देंगे कि ऐसी बातें चलती रहें। लेकिन भारतीयों में अच्छा क्या है और बुरा क्या है पहचानने की योग्यता आ गई है। कांग्रेस के लोग दूसरों को सलाह देते हैं कि आप अपनी पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, क्योंकि वे कहते हैं कि कांग्रेस ही देश का भला करने वाली है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कभी चूहा और बिल्ली एक साथ रह सकते हैं? सांप और नेवले में मित्रता होना क्या संभव है? एक दूसरे का वे सत्यानाश ही करेंगे। प्राणी मात्रों में ऐसे कई उदाहरण देखने मिलते हैं। इनके बीच भी यही हाल है। देश में कुछ ऐसे लोग हैं और कुछ ऐसे दल हैं जिनका काम परस्पर विरोधी है। किसानों को लूटने वाले बनिए और किसानों के बीच क्या कभी मित्रता संभव है? बिल्कुल ऐसा ही हाल ब्राह्मण और अस्पृश्यों के बीच है। ब्राह्मण वर्ग अस्पृश्यों को हमेशा कैद रखना चाहेगा, वो उन्हें कभी उभरने नहीं देगा। ब्राह्मण वर्ग अस्पृश्यों को सीधा सादा जीवन तक जीने नहीं देते। फिर अत्याचारी और पीड़ितों का एक दल होना कैसे संभव है? जिस पार्टी में अत्याचारी और स्वार्थी लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त है, ऐसी पार्टी से गरीब और अत्याचार पीड़ित लोगों का क्या कल्याण होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए ऐसे अत्याचारों से पीड़ित लोगों का एक बहुत बड़ा विरोधी संगठन होना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना लोगों की उम्मीदों पर ये पानी फेरते ही रहेंगे। कांग्रेस के झांसे में उनके मीठे धोखे में न आना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने से आप ही बाद में दुखी होंगे। ऐसे पक्ष में शामिल होना यानी परंपरा से चले आए अत्याचारों के लिए खुद को समर्पित करना है। इस प्रकार देश को मिली आजादी का उपभोग केवल सवर्ण ही करेंगे। आजादी के लाभ अगर आप भी चाहते हैं तो आप अगर अपना संगठन बनाना चाहते हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को मजबूत करना यही एकमात्र मार्ग है। कांग्रेस के हरिजन मंत्रियों ने लोगों के बीच खुद जाकर प्रचार किया था कि आज की सभा में उपस्थित न रहें। हमारे फेडरेशन द्वारा अगर अस्पृश्यों के हितों के लिए लड़ाई नहीं छेड़ी होती तो क्या यह संभव था? ऐसे हाल में ये मंत्री कहां होते? इन्हें मंत्री किसने बनाया? साफ कहूं तो मैंने बनाया। फेडरेशन ने इन्हें मंत्री बनाया। फेडरेशन ने अगर लड़ाई नहीं छेड़ी होती तो आज ये हरिजन मंत्री भी अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे होते। इन हरिजन मंत्रियों ने क्या कभी अपनी मां या बहनों की आंखों के आंसुओं को पोंछा है? उनकी जरूरतों की ओर क्या कभी आस्थापूर्वक ध्यान दिया है? उन्हें इंसानियत से भरी पूरी जिंदगी देने के लिए क्या कोई कोशिश की है? कांग्रेस के प्रति ईमानदारी रखने वाले इन मंत्रियों ने केवल अपना उल्लू सीधा किया है। इसीलिए राजकाज चलाने के लिए हमें केवल अपने ही लोग चाहिए, जो अपने बंधुओं पर हुए अत्याचारों के बारे में सवाल पूछेंगे, उनके जीवन में सुख लाने की कोशिश करेंगे। प्राणों के बलिदान देने की जरूरत हो तब भी वे अपने प्राणों की बलि चढ़ाकर ही सही उनके हकों की रक्षा करेंगे। ऐसे लोगों को चुनकर भेजना ही उचित है। ऐसे ही लोगों को लोकसभा में और प्रांतीय असेंबली में चुनकर भेजना चाहिए। वे अपनी बुद्धि गिरवी रखकर काम नहीं करेंगे, अस्पृश्यों के दुखों को आवाज देंगे। ऐसे लोग ही लोकसभा में उचित काम कर सकेंगे। अब जो अस्पृश्य मंत्री और सदस्य कांग्रेस के गुलाम हैं, कुत्ते की तरह वे अपने मालिक के जूते चाट रहे हैं। ऐसे लोग अपने बंधुओं के लिए क्या खा करेंगे? कांग्रेस में शामिल होने के लिए मुझ पर भी दबाव डाला जा रहा था, लेकिन जो पार्टी मेरे अस्पृश्य बंधुओं का कभी भला नहीं कर सकती, उस पार्टी में शामिल होकर
क्या मैं भी उनका गुलाम बनूं? ये कभी नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के लिए मुझसे किसी ने कहा नहीं, और नहीं, किसी घपले के कारण मुझे इस्तीफा देना पड़ा है। घूसखोरी या अन्य किसी तरह के भ्रष्टाचार में मैं कभी पड़ा ही नहीं। ऐसी सरकार में मैं कभी निष्पक्ष तरीके से जनता की सेवा नहीं कर पाऊंगा। ये जब मेरे सामने साफ हो गया तभी मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, और ये ठीक रहा। अभी भी हमें लगता है कि हमारे सवर्ण हिंदू हमारे उद्धार की खातिर अपने अधिकारों का प्रयोग करें। हम और 10 सालों तक इंतजार करें, और तब भी अगर हमें लगे कि इसमें कोई मतलब नहीं है, तो हम अपने हक को पाने के लिए जो अन्य तरीके हमें सही लगेंगे उन्हें अपनाएंगे। देश पर संकट आए तो हम हमेशा आगे रहेंगे। असल में हम देश के लिए मर मिटते हैं, सवर्ण हिंदू नहीं। वे देश के नाम पर, लोगों के नाम पर खुद माल खा रहे हैं। ये हमेशा का ही अनुभव रहा है। जब सेना में भर्ती सवाल उठता है तब अस्पृश्य पहले आगे बढ़ता है और अपना नाम दर्ज कराता है। सवर्ण हिंदू लोग ऐसे कैंपों के आसपास दुकानें सजाकर बैठ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और देश और लोगों को लूटते हैं। पिछले 24 सालों से मैं अस्पृश्यों को उनके हक दिलाने के लिए लड़ता रहा हूं, लेकिन इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। गांधी जी के सामने मैंने एक सीधा सा सवाल रखा था। हम देश की आजादी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आजाद भारत में अस्पृश्यों का क्या स्थान रहेगा? लेकिन इस सवाल का गांधी ही नहीं, अन्य कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मैं यही सवाल सवर्ण हिंदुओं से पूछना चाहता हूं। आज देश की आजादी उनकी है, हम अभी भी गुलाम ही हैं। सवर्ण हिंदुओं के अत्याचार का ये फल है। ये हमारा अपराध नहीं है। हम अगर अन्य लोगों की तरह जीना चाहते हैं तो हमें अपने ही पैरों पर खड़े रहना होगा। अस्पृश्य बहन भाई इस बात को ध्यान में रखें। सवर्ण हिंदुओं को मेरा सुझाव है कि वे हमने जो हासिल किए हैं उन राजनीतिक अधिकारों को लागू करने की राह में अड़ंगा न डालें। लेकिन कांग्रेस हम में से नम कहराम लोगों को मौका देती है और भेदभाव करने के लिए कहते हैं। चुनाव का टिकट अपनी झोली में आए, इसलिए कोशिश करने वाले लोग स्वार्थी और ढोंगी है। पहले वे कांग्रेस के पास जाते हैं, वहां से गच्चा मिलने पर, लात खाने पर फिर फेडरेशन से टिकट की भीख मांगने आते हैं। इस प्रकार कांग्रेस हमने जो हक हासिल किए हैं उन्हें नष्ट करना चाहती है। इसीलिए हमें अभी चौकन्ना होना चाहिए। हमें जमकर सामना करना होगा। चुनावों में हमें अपने ही उम्मीदवारों को जिताना होगा। इसमें अगर हम चूक गए तो हमारी हार निश्चित है, ये मान लीजिए। 10 सालों की इस अवधि के बाद वे आपकी ओर देखेंगे भी नहीं। हमें इस तरफ से भी सावधान रहना है और कल की खातिर आज ही अपनी इमारत की नींव मजबूत करनी है। हमें ऐसे ही प्रतिनिधि चुनने चाहिए जो हमारे अधिकारों के लिए संसद में लड़े और प्राण जाए, तब भी पीछे नहीं हटे। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि हम अल्पसंख्यक हैं। हमारे मतदाताओं की संख्या भी कम है। प्रत्येक का मतदान करना महत्वपूर्ण है। मतदान के दिन सभी महिला पुरुषों अपने बाकी सभी काम एक तरफ रखकर हमें से प्रत्येक को अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करना होगा। इस बार यकीनन लगता है कि काफी सफलता मिलेगी। अब कांग्रेस की मजबूती ढह गई है। पंजाब में 2 कांग्रेसी गुट गुत्थम गुथा है, उनमें समझौता होना संभव नहीं। हमें कांग्रेस से डरना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि देश में फेडरेशन द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार को ही अपना वोट दें। हम अगर इस लड़ाई में जीते तो कई ठोस सुधार ले आएंगे। हमारे अधिकारों के बीच आने वाली बातों को खत्म कर देंगे। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपकी जानकारी बड़ी होगी। हम आगे भी और वीडियो बनाकर बात साझी करते रहेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का और बाबा साहेब के भाषणों का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ। जय भीम साथियों, अब तो जाग जाओ। जागोगे तो ही एक हो सकते हो। चलो एक हो जाओ। फ्रेंड्स, wake up now. If you don't wake up now, when will you wake up? Ambedkarites, unite. साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों, सब एक हो जाओ। साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों, सब एक हो जाओ। अम्बेडकर